सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। प्रीवियस सेशन में एग्जाम रेल की सीरीज में सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस किया हम लोगों ने। और आज के सेशन में अगेन हम लोग सिंक्रोनस मशीन्स पे बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में सिंक्रोनस मशीन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिले हुए हैं। आप लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीबीटी 1 499 में आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा, और सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 जो कैंडिडेट्स दोनों में इंटरेस्टेड हैं 777 में इजीली आप अवेल कर सकते हैं चीज़ों को। गेट एस्पिरेंट्स जो कि गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2,222 में चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, जो भी कोर्सेस हैं। एंड गेट 2026 के जो कोर्स हैं उनका प्राइस आपकी स्क्रीन के सामने है, एंड गेट 2027 के कोर्स के प्राइस भी आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। अगर आप 2026 एंड 2027 गेट के कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो आपको फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर गेट 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स ओनली। राइट, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर यूटिलाइज करिएगा। गेट एकेडमी के और भी कुछ कोर्सेस हैं जिसपे आप इंटरेस्ट रख सकते हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि गेट एकेडमी की तरफ से है 777 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन जो हैं वो 777 में, जैसे कि यूपी पीसीएल है, पंजाब कॉरपोरेशन है, पावर कॉरपोरेशन, तो ये 777 में। और स्मार्ट कोर्सेस एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो जो है वो 999 में अवेलेबल है, ईएससी नॉन टेक 777 में। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो कोर्सेज जो कि आप वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रिकल मशीन, या फिर नेटवर्क के साथ डिजिटल और कंट्रोल, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में भी आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। गेट एकेडमी में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अगर गेट 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल के 12 टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल के 12 टेस्ट हैं, एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 टेस्ट हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो 10 है, एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट के साथ जो कि वेल डिजाइन क्वेश्चंस हैं, नॉन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यूनिक क्वेश्चंस हैं, इनके साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। राइट, गेट एकेडमी का जो एप्टीट्यूड का बुक है उसके लिए क्यूआर कोड आपके सामने है स्क्रीन के, अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो आप एप्टीट्यूड की बुक तक पहुंचेंगे। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 187 पेजेस में है, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें कवर्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस बुक में 521 है, एंड 222 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है फॉर गूगल ई बुक्स। राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिंक्रोनस मशीन? सिंक्रोनस मशीन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू देखने के लिए मिल रहा है? इट ऑपरेट्स एट कांस्टेंट स्पीड, इट ऑपरेट्स एट वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में ऑपरेट करती है क्या सिंक्रोनस मशीन? नहीं। द स्पीड डिपेंड्स ऑन द लोड, नो, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है आपको? तो हम लोगों को पता है कि सिंक्रोनस मशीन्स में जो स्पीड होती है, स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड मशीन है ये। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, स्पीड कभी भी चेंज करने वाली नहीं है सिंक्रोनस मशीन्स में, अगर ग्रिड कनेक्टेड है तो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करें, जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है ना स्पीड से रिलेटेड। सिंक्रोनस मशीन की स्पीड नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट रहती है, अनलाइक अदर मशीन, जैसे कि इंडक्शन मशीन है, लोड इंक्रीज करेंगे तो स्पीड रेड्यूस होगी, लेकिन सिंक्रोनस मशीन में नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट स्पीड देखने के लिए मिलती है। इन सिंक्रोनस मशीन डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड फॉर, डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम रहता है? रेड्यूस नॉइस, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, रेड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इम्प्रूव एक्साइटेशन। तो किस लिए यूज की जाती है डैम्पर वाइंडिंग, बताइएगा।
नॉइस को रेड्यूस करने के लिए इम्प्रूव स्टेबिलिटी। देखिए नॉइस तो रेड्यूस होता ही है डैम्पर वाइंडिंग की वजह से, क्योंकि रोटर में जो कंटिन्यूअस ऑस्किलेशंस बिकॉज ऑफ लोड चेंजिंग, लोड साइकिल की वजह से, लोड साइकिल कैसा होता है पावर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से रहता है कि सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और, दोपहर में कुछ और, कंटिन्यूअसली टाइम के हिसाब से, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर हम लोग पावर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बात करें, इसी को हम लोग लोड कर्व कहते हैं आपके पावर सिस्टम में, जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंज होता रहता है। मॉर्निंग के टाइम पे कुछ लोड कुछ और है, आफ्टरनून सेशन में लोड पीक पे है क्योंकि और सारे ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस सभी ओपन है, इवनिंग टाइम पे लोड कुछ और है। तो लोड सडनली ऑल ऑफ अ सडन मतलब कि विद इन अ सेकेंड चेंज होता रहता है। वो तो सारे कंज्यूमर्स पे डिपेंड करता है ना, उस पर तो आपके जो जनरेटिंग यूनिट्स हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है लोड पे, वो कंज्यूमर डिपेंडेंट है। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे लोड जब चेंज हो रहा है, लोड साइकिल चेंज हो रहा है, तो रोटर में भी लोड चेंज होने की वजह से ऑस्किलेशंस देखने के लिए मिलता है। ये मिडिल पोजीशन पे आपकी मशीन सपोज करिए इस डायरेक्शन में रन कर रही है, तो ये तो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली रन करती रहेगी, लेकिन आपका शाफ्ट जो होगा, ये जो आपका सिलेंड्रिकल मशीन है चाहे सैलिएंट मशीन है, ये अपने मिडिल पोजीशन पे भी ऑस्किलेट करता रहेगा, मतलब ऑस्किलेट हो के रन करेगा, ऑस्किलेट हो के रन करेगा। तो दिस इज द ड्रॉबैक। अब इसको रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से नॉइस बहुत ज्यादा मशीन में देखने के लिए मिलेगी बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग ऑस्किलेशंस और व्हाट डू वी से लोड साइकिल वेरिएशंस, सिंक्रोनस मशीन की नॉइस कंपेयर टू ऑल अदर मशीन्स हाईएस्ट देखने के लिए मिलती है। तो नॉइस को रेड्यूस करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग्स यूज कर सकते हैं, और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, कि आपका जो डेल्टा एंगल रहता है वो 45 डिग्री को क्रॉस ना कर जाए, अनस्टेबल रीजन में ना चला जाए, जिसके लिए डैम्पर वाइंडिंग हेल्प करती है मशीन को स्टेबल रखने के लिए। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन मोस्ट करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करें, प्राइमरीली ऑप्शन के बारे में बात करें, क्योंकि ऑप्शंस तो एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपने मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट रीजन है डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करने का, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, एंड देन नॉइस भी इससे इनडायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। ये सेकंड एडवांटेज हो गया। रेड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, इंप्रूव एक्साइटेशन, तो ये सारे नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द synchronous machine is called synchronous because it operates on AC supply, it operates on DC supply, the speed of the rotor and stator are different, no, same होते हैं। the speed of rotor is always in synchronism with the speed of stator field, always synchronism में nr की वैल्यू always equal to ns देखने के लिए मिलेगी सिंक्रोनस मशीन में। जबकि इंडक्शन में क्या होता है, एनआर मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में लेस देन एनएस, ऑलवेज इन मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में एनआर की वैल्यू लेस देन एनएस होगी, जिसके कारण इंडक्शन मशीन में स्लिप का फिनोमिना आता है। तो मल्टीपल टाइम्स ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं सिंक्रोनस मशीन में और इंडक्शन मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज, तो ns का जो एक्सप्रेशन होता है ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, तो इट डिपेंड्स, ns इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में दूसरे ऑप्शंस पर भी जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ध्यान देते हैं, सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं होता है, डिपेंडेंट ऑन दी लोड करंट, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्योंकि जेई वगैरह के काइंड के क्वेश्चन में या फिर गेट वाले एग्जाम्स में भी आपको लगता है कि जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। खैर यहाँ पे तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको
एक बार सभी ऑप्शंस पे नजर फेर लेना चाहिए सारे क्वेश्चंस में। द एक्साइटेशन सिस्टम इन अ सिंक्रोनस मशीन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर, एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में बात करें, किस पे प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होता है? कंट्रोलिंग ऑफ आर्मेचर वोल्टेज। देखिए एक्साइटेशन सिस्टम कहाँ पे होता है? आपके शाफ्ट में होता है, राइट। इस तरीके से वाइंडिंग्स प्रोवाइडेड हैं और जो आपका रोटर शाफ्ट होता है उस पे हम लोगों ने एक्साइटेशन सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है। इस तरीके से डीसी एक्साइटेशन दिए हुए हैं। अब यहाँ से डीसी वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा आईडीसी, जिसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे फिक्स्ड एन और एस पोल्स बन पाएंगे। तो एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर कहाँ पे होता है? स्टेटर में होता है सिंक्रोनस मशीन में, तो ये तो पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। कंट्रोलिंग दी रोटर स्पीड, स्पीड से क्या लेना देना है एक्साइटेशन सिस्टम का? ऑब्वियस सी बात है। कंट्रोलिंग रिएक्टिव पावर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना। कंट्रोलिंग रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। कि अगर आप एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वीडीसी इंक्रीज करेंगे, आईडीसी इंक्रीज होगा, ओवरऑल फ्लक्स फॉर्मेशन जो है मशीन में वो इंक्रीज होगा। और फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन फाई। फ्लक्स अगर इंप्रूव करेगा तो वोल्टेज प्रोफाइल क्या होगी? अच्छी देखने के लिए मिलेगी, बेटर देखने के लिए मिलेगी। कंट्रोलिंग दी वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर, ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स ज्यादा होगा अगर मशीन में तो मशीन कैसी होगी? रिएक्टिव पावर बढ़ेगा मशीन का, रिएक्टिव पावर इंक्रीज होगा और मशीन कैसे चली जाएगी? ओवर एक्साइटेड रीजन में पहुंचेगी, ओवर एक्साइटेड रीजन में पहुंचेगी और पावर फैक्टर भी इससे डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर भी चेंज होगा, राइट। तो ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, बाकी अदर ऑप्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, द सिंक्रोनस मोटर इज कैपेबल ऑफ, सिंक्रोनस मोटर इज कैपेबल ऑफ व्हाट? यूनिटी पावर फैक्टर ऑपरेशन, ऑब्वियस सी बात है कैपेबल है। लीडिंग ऑपरेशन, लैगिंग ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में अभी हम लोग बात करें कि मोटर है, प्रीवियस केसेस में हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये अगर ओवर एक्साइटेड है मोटर या अंडर एक्साइटेड है तो ओवर एक्साइटेड मशीन क्या करती है? रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी। अंडर एक्साइटेड मशीन चाहे जनरेटर हो मोटर हो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगी। सिंपल सा लॉजिक है। मोटर में करंट का डायरेक्शन ऑलवेज टर्मिनल पे इंटर करेगा करंट, तो करंट का डायरेक्शन ये है। अब देखिएगा लैगिंग वॉट्स जब डिलीवर कर रहा है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट का नेचर कैसा होगा? लीडिंग। पावर फैक्टर क्या होगा मशीन का? लीडिंग। रिएक्टिव पावर अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी कैसा होगा? लैगिंग, क्योंकि ये क्या होता है? लैगिंग वॉट्स होता है। क्यों क्या होता है? लैगिंग वॉट्स होता है, लैगिंग वॉट्स, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट। ओवर एक्साइटेड मशीन में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है ऑलवेज, अंडर एक्साइटेड में मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो एक ही मशीन ओवर एक्साइटेड भी अंडर एक्साइटेड भी वर्क कर सकती है और नॉर्मल एक्साइटेशन में भी वर्क कर सकती है। अगर हम लोग मोटर के रेस्पेक्ट में ही बात करें, अगर नॉर्मल एक्साइटेशन में है, नॉर्मल एक्साइटेशन में है, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, तो व्हाट डू से आर्मेचर रिएक्शन का नेचर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर, कॉमन जनरेटर हो चाहे मोटर हो। और नॉर्मल एक्साइटेशन में ना तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी ना तो एब्जॉर्ब करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिएक्टिव पावर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ना तो सप्लाई करेगी ना तो एब्जॉर्ब करेगी, सिस्टम से आइडियल रहेगी। एंड करंट का नेचर क्या रहेगा? करंट का नेचर यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर पे रहेगा करंट, राइट, इन फेज विद द वोल्टेज रहेगा। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब यूनिटी भी हो सकता है, ओवर एक्साइटेड मतलब कि लीडिंग भी हो सकता है और लैगिंग भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज है मोटर के रेस्पेक्ट में। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, मोटर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। मोटर, इसमें लोड क्या होता है? मोटर्स में लोड क्या होता है? मैकेनिकल लोड। तो मैकेनिकल लोड को वेरी करा के हम लोग पावर फैक्टर ऑफ द मशीन कैसे वेरी कर सकते हैं? कि जैसे कि जनरेटर में तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस टर्मिनल में इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा इंक्रीज कर दी है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? यूपीएफ होता चला जाएगा। इंडक्टर अगर इंक्रीज कर दिए तो लैगिंग होता चला जाएगा पावर फैक्टर। कैपेसिटर इंक्रीज कर दिए अगर लोड में
तो कैपेसिटिव मतलब कि इंडक्टिव डोमिनेटेड हो जाएगा पावर फैक्टर। लेकिन मोटर में ये पावर फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है, ये माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्रीवियसली हम लोगों ने इसके बारे में बात किया भी हुआ है। तो ये सोचने लायक क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा आप जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मशीन इज। हंटिंग जो कि ऑस्किलेशंस होते रहते हैं, कंटिन्यूअस नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, उस नॉइस को हम लोग कहते हैं हंटिंग। इज अ पीरियोडिक वेरिएशन इन स्पीड अ स्टेबल मोड ऑफ ऑपरेशन। हंटिंग स्टेबल मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है मशीन का, हंटिंग होना, बिकॉज ऑफ द लोड वेरिएशन। अकरेंस ऑफ कांस्टेंट लोड फ्लक्चुएशन, तो लोड फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है हंटिंग, लेकिन डायरेक्ट लोड फ्लक्चुएशंस की वजह से हंटिंग रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कांस्टेंट लोड फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय लोड शेडिंग, कि लोड शेडिंग एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की जनरेटिंग यूनिट से जो है इलेक्ट्रिसिटी तो कांस्टेंट ही आ रही है, कि सपोज करिए 20 मेगावाट किसी शहर में आ गया। अब 20 मेगावाट किसी सब स्टेशन में आता है, तो सब स्टेशन वाले का ये ड्यूटी बनता है कि उस एरिया में पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो 20 मेगावाट अगर आ रहा है तो 2 घंटे इस एरिया में सप्लाई कर दिए, 4 घंटे उस एरिया में कर दिए, फिर 2 घंटे यहाँ बंद कर दिए। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग लोड शेडिंग। लोड शेडिंग, तो लोड कंटिन्यूअसली लोड का ऑफ होना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इस पे भी हंटिंग रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। पीरियोडिक वेरिएशन इन स्पीड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पीड में जैसे जैसे वेरी होता रहता है स्पीड, कि लोड के इंक्रीज डिक्रीज होने से स्लाइट स्पीड में वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। और रोटर अपने मिडिल पोजीशन पे भी, अपने मिडिल एक्सिस पे ही ऑस्किलेट करता है। इस फिनोमिना को हम लोग हंटिंग कहते हैं, जिसके लिए पीरियोडिक वेरिएशन इन स्पीड रेस्पॉन्सिबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के बारे में बात करें हम लोग, तो हैज यूनिफॉर्म एयर गैप। सैलिएंट पोल कैसा होता है, इस तरीके से होता है, राइट। 4 पोल की मशीन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से रोटर होता है, एंड ऑन टॉप ऑफ द रोटर स्टेटर आपको देखने के लिए मिलता है। स्टेटर में स्टेटर कंडक्टर्स, और ये बेस है मशीन का, और ये बुल आई हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमेना रहता है, क्रेन वगैरह से मशीन को लिफ्ट कर सकता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन मशीन का देखने के लिए मिलता है। तो सैलिएंट पोल मशीन में देखिए यूनिफॉर्म एयर गैप है क्या, एयर गैप देखिए स्टेटर और रोटर के बीच में यहाँ पे इतना है, यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है, यहाँ पे अगेन कम है, यहाँ पे अगेन ज़्यादा है। तो एयर गैप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। जबकि सिलेंड्रिकल मशीन में बात करें, ये स्टेटर है अगर आपकी मशीन का, तो सिलेंड्रिकल मशीन कुछ ऐसे है। तो यूनिफॉर्म एयर गैप, यहाँ पे भी उतना ही एयर गैप है, यहाँ पे भी उतना ही एयर गैप है, यहाँ पे भी उतना ही एयर गैप है, और ये बुल आई और ये बेस मशीन का, राइट। तो ये सिलेंड्रिकल मशीन है, ये सैलिएंट मशीन है, तो इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं होता है, हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। सैलिएंट पोल मशीन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इस मशीन को हम लोग बोलते हैं सैलिएंट मशीन, और इसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल मशीन, सिलेंड्रिकल मशीन। तो ये डिफरेंसेस है। हैज नो पोल्स, नो पोल्स होंगे, पोल्स कैसे नहीं होंगे, राइट। इट यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल मशीन्स, नहीं ऐसी भी बात नहीं है। लार्ज मशीन्स जो कि हाइड्रो अल्टरनेटर्स के रूप में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रो मशीन है ये, हाइड्रो अल्टरनेटर। और इसको हम लोग कह सकते हैं टर्बो अल्टरनेटर। इसको टर्बो क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पीड इसकी हाई होती है कंपैरेटिवली, और इसकी स्पीड हाइड्रो, वाटर फ्लो करवा के आप कितनी स्पीड रख सकते हैं। तो हाइड्रो प्लांट्स में आप लोग सैलिएंट पोल मशीन यूज करते हैं, एंड टर्बो प्लांट्स में, स्टीम प्लांट्स में आप लोग सिलेंड्रिकल मशीन्स यूज करते हैं। तो सैलिएंट पोल मशीन हैज नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फील्ड करंट इन अ सिंक्रोनस मोटर। फील्ड करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, एक्साइटेशन इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, रिएक्टिव पावर चेंज होगा, रिएक्टिव पावर चेंज होगा। फ्लक्स मशीन की
चेंज करेगी, राइट। तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टीम इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। स्टीम इनपुट की गवर्निंग वाल्व जो है उसमें अगर आप ज़्यादा खोल देते हैं तो स्पीड उससे इंक्रीज हो जाएगी। टू डिक्रीज द पावर फैक्टर, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, हाँ टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर कि अभी हम लोगों ने बात किया रिएक्टिव पावर अगर बढ़ जाएगा मशीन का, कि फ्लक्स ज़्यादा है मशीन में तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मतलब मशीन कैसी हो जाएगी, ओवर एक्साइटेड मशीन हो जाएगी। ओवर एक्साइटेड मशीन रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी, क्योंकि सप्लाई करेगी, और ओवर एक्साइटेड मशीन में पावर फैक्टर क्या देखने के लिए मिलेगा, वो चेंज अच्छा देखने के लिए मिलेगा, राइट। सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर फैक्टर पे रिएक्टिव पावर डिपेंड करता है। लीडिंग है, लैगिंग है, 4 केसेस हम लोग ड्रॉ किए हुए थे ना, उसके हिसाब से आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं। तो टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने है। द सिंक्रोनस जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ लार्ज पावर सिस्टम। चलिए ठीक है, लार्ज पावर सिस्टम से कनेक्टेड है। इफ मैकेनिकल इनपुट टू द जनरेटर इज इंक्रीज, मैकेनिकल इनपुट मतलब कि स्टीम इनपुट या फिर मैकेनिकल इनपुट मतलब कि प्राइम मूवर स्पीड क्या हो गई, प्राइम मूवर इनपुट जो है वो इंक्रीज हो गया। प्राइम मूवर के थ्रू जो आप रोटेट करा रहे थे शाफ्ट को, वो इंक्रीज कर दिया आपने, तो क्या होगा मशीन में, स्पीड विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। देखिए स्पीड क्या होती है, नो लोड से फुल लोड तक, टू फुल लोड तक कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी किस पे, एफ इज इक्वल टू 120 एफ बाई सॉरी एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एन बाई 120, राइट, पी एन बाई 120। तो नंबर ऑफ पोल्स पे और स्पीड पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगा। लेकिन जब स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है तो, और नंबर ऑफ पोल्स तो फिक्स्ड ही हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो सकती है, राइट। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। वोल्टेज विल इंक्रीज, स्टीम पावर इनपुट बढ़ाने से वोल्टेजेस में कोई भी डायरेक्ट प्रॉब्लम रिलेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक्टिव पावर आउटपुट विल इंक्रीज, कि हाँ अगर आपको एक्टिव पावर रिक्वायरमेंट बढ़ाना है, लोड का एक्टिव पावर रिक्वायरमेंट बढ़ाना है, लोड ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो स्टीम पावर इनपुट इंक्रीज करने से आप एक्टिव पावर मशीन का बढ़ा सकते हैं। रिएक्टिव पावर अगर मशीन में बढ़ाना है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एक्साइटेशन चेंज करना पड़ेगा। एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन जो आपने रोटर में दिया हुआ है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग्स इन सिंक्रोनस मशीन आर यूज्ड फॉर, स्लिप रिंग्स क्यों यूज करते हैं हम लोग बताइएगा। स्टार्टिंग द मशीन, नो। फीडिंग करंट टू द फील्ड वाइंडिंग, सप्लाइंग डीसी टू द आर्मेचर, इंप्रूव स्टेबिलिटी। तो इस वजह से हम लोग यूज करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग में, ये फील्ड वाइंडिंग होती है ना, और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती है, सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर में होती है। इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे आप सप्लाई करते हैं, फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन इंक्रीज करते हैं, जिसको प्रोवाइड करने के लिए ये कैसा कनेक्टेड रहता है, ऐसा इसका शाफ्ट कुछ इस तरीके से रहता है, राइट। तो यहाँ पे स्लिप रिंग्स आप यूज करते हैं, 2 रिंग्स कॉपर की बनी हुई इस तरीके से यूज करते हैं, और इन वायर्स को वहीं पे ज्वाइन कर देते हैं, इन वायर्स को वहीं पे ज्वाइन कर देते हैं, राइट। जिससे हम लोग डीसी जो जनरेटर है या एक्साइटेशन सिस्टम है, एक्साइटर है अपना, उस एक्साइटर के थ्रू जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो वायर्स यहाँ पे जुड़े रहते हैं, जिससे यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में शाफ्ट में आप सप्लाई कर सकते हैं और एक्साइटेशन में फ्लक्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट ये है आपके सिंक्रोनस मशीन्स में। फीडिंग करंट टू द फील्ड वाइंडिंग, फीडिंग करंट टू द फील्ड वाइंडिंग, स्टार्टिंग ऑफ द मशीन के लिए नहीं, सप्लाइंग डीसी टू द आर्मेचर, आर्मेचर में कभी भी डीसी हम लोग सप्लाई नहीं करते हैं, ये स्टेटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर में ही आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, और अल्टरनेटर के केस में आर्मेचर में ही डेवलप्ड एसी पावर को
आर्मेचर वाइंडिंग में एसी डेवलप्ड होगा जिसको आप लोड तक पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रिकल लोड्स को इससे सेटिस्फाई कराएंगे। एसी मशीन है ना सिंक्रोनस मशीन, तो ऑब्वियस सी बात है डीसी नहीं सप्लाई करते हैं आपके आर्मेचर में। इंप्रूव स्टेबिलिटी, नहीं स्टेबिलिटी के लिए भी नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फीडिंग करंट टू द फील्ड वाइंडिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर रिएक्शन इन अ सिंक्रोनस मशीन एट यूनिटी पावर फैक्टर इज। एट यूनिटी पावर फैक्टर में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अभी ही हम लोगों ने बात किया, एट यूपीएफ आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, राइट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर का होगा। ऑल ऑफ द अबव इज नॉट राइट आंसर। तो और डीमैग्नेटाइजिंग कब होगा, मैग्नेटाइजिंग कब होगा, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हुए हैं, 4 केसेस ड्रॉ किए हुए थे ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इन अ सिंक्रोनस जनरेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा सिंक्रोनस जनरेटर में, F इज इक्वल टू पी एन बाई 120, तो नंबर ऑफ पोल्स पे एंड स्पीड पे। तो लोड कनेक्टेड, आर्मेचर करंट, स्पीड ऑफ द मोटर एंड स्टेटर करंट, स्पीड ऑफ द मोटर की फ्रीक्वेंसी को इस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ द मोटर पे डिपेंड कर रहा है एंड नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ पोल्स ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर की स्पीड पे डिपेंड करेगा। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, एन इज इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, तो यही एक्सप्रेशन है, इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब अगर एफ इज इक्वल टू पी एन बाई 120 लिखते हैं और एन इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी लिखते हैं, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट आपका मैकेनिकल है और आउटपुट क्या है इलेक्ट्रिकल। ये रिलेशन ये आपको बता रही है कि हम लोग ने जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। और मोटर के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे इनपुट क्या है इलेक्ट्रिकल है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, सम वोल्टेजेस आर हैविंग सम फ्रीक्वेंसीज, तो इनपुट क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट क्या है, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्पीड, मतलब कि मैकेनिकल आउटपुट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो स्पीड ऑफ द रोटर पे डिपेंड करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मशीन्स आर प्रिफर्ड फॉर पावर जनरेशन बिकॉज। सिंक्रोनस मशीन पावर जनरेशन के लिए क्यों प्रिफर की जाती हैं, क्योंकि ये बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के कैपेबल हैं, पावर सप्लाई कर सकती हैं, राइट, इसीलिए पावर जनरेशन में यूज की जाती हैं। जबकि इंडक्शन जनरेटर में इंडक्शन जनरेटर भी पावर सप्लाई कर सकता है ना, कौन सा पावर, एक्टिव पावर। यही ड्रॉबैक होता है कि ये भी इंडक्शन जनरेटर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिव पावर सप्लाई कर सकता है, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज नहीं करते हैं इंडक्शन जनरेटर। इसका ड्रॉबैक ये है इंडक्शन जनरेटर का कि ये सिस्टम से कंटिन्यूअसली डिमांड्स reactive power from system from grid to supply active power। तो यही इसका ड्रॉबैक होता है कि कंटिन्यूअसली रिएक्टिव पावर ये डिमांड करता है, जबकि सिंक्रोनस मशीन में ऐसा नहीं है और इसीलिए ये यूज करती हैं, यूज की जाती हैं इतने पॉपुलर लेवल। दे कैन सप्लाई बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, दे आर चीप इन मैन्युफैक्चर, नहीं ऐसा नहीं है, चीपर नहीं होती हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, नहीं लार्ज होती हैं साइज में। दे आर रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, नहीं ये रोबस्ट नहीं होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं, जबकि इंडक्शन मशीन मोस्ट रोबस्ट मशीन होती है, रोबस्ट इन द सेंस स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट बात करें, द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अच्छा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सएस इज इक्वल टू एक्स ए आर, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो रिएक्टेंस फॉर्म होता है, और एक्स आर्मेचर में लीकेज रिएक्टेंस,
तो ये कॉम्बिनेशन होता है XAR, मतलब कि आर्मेचर रिएक्टेंस, एंड XAL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिंक्रोनस रिएक्टेंस। जबकि और अदर मशीन्स में सिंक्रोनस रिएक्टेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, केवल सिंक्रोनस मशीन्स में। इंडक्शन मशीन में कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, तो XAR वहां पे नहीं होता है, केवल XAL। आर्मेचर तो होता ही है और आइडेंटिकल होता है स्टेटर पार्ट जो होता है दोनों मशीन्स में, सिंक्रोनस और इंडक्शन का स्टेटर वाला जो पार्ट है वो दोनों का सेम होता है, केवल रोटर में डिफरेंसेस होते हैं। तो आर्मेचर XAL तो वहां पे भी एग्जिस्ट करेगा आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, लेकिन XAR आपके इंडक्शन मशीन में एब्सेंट होता है, इसलिए X की वैल्यू सिंक्रोनस मशीन में कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन हाईएस्ट देखने के लिए मिलती है। कि ट्रांसफार्मर, इंडक्शन और सिंक्रोनस में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा X की वैल्यू सिंक्रोनस में, देन उसके बाद इंडक्शन में, एंड देन उसके बाद आपके ट्रांसफार्मर में देखने के लिए मिलती है। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज अ सम ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस एंड आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट, और बाकी सब क्या है? गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें हम लोग द प्राइमरी रोल ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स की V इज इक्वल टू, हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं √2 पाई F फाई NSC KP KD, राइट, वाइंडिंग फैक्टर्स जो होते हैं। तो देखिएगा, अगर वोल्टेजेस जो होते हैं, आउटपुट वोल्टेजेस, अगर सिंक्रोनस मशीन का ग्रिड से कनेक्टेड है तो ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है, अदरवाइज क्या होगा? जनरेटर से मोटर बनने लगेगा, सप्लाई ड्रॉ करना लगेगा, राइट। तो सपोज करिए किसी रीजन की होने की वजह से फ्रीक्वेंसी मशीन की ड्रॉप करती है, अगर फ्रीक्वेंसी मशीन की ड्रॉप करती है तो वोल्टेज ड्रॉप करना लगेगा, लेकिन AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स का ये काम रहता है कि फील्ड एक्साइटेशन प्रोवाइड करके फ्लक्स पर पोल मशीन का इंक्रीज कर दे, जिससे के कारण वोल्टेज प्रोफाइल फिर से मेंटेन हो जाए। तो अगर आपकी सिंक्रोनस मशीन है कुछ इस तरीके से, ऐसे ही होता है रिप्रेजेंटेशन सिंक्रोनस मशीन का, और ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, ग्रिड। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? नॉर्मल किसी एरिया के साथ कनेक्टेड रहता है, DT डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कैचमेंट एरिया क्या रहता है? स्मॉल रहता है। पावर ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में कैचमेंट एरिया ज़्यादा रहता है, और आपके सिंक्रोनस मशीन का, जनरेटर का कैचमेंट एरिया जो है ऑल ओवर इंडिया होता है, ऑल इंडिया। ये ऑल इंडिया में कहीं भी सप्लाई कर सकती है पावर। तो ऑलवेज जब भी ग्रिड कनेक्टेड है सिंक्रोनस जनरेटर, ऑलवेज वर्क्स ऑन फुल लोड। कि वोल्टेज प्रोफाइल में इसके ज़्यादा वेरिएशंस हम लोग झेल नहीं सकते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए AVR हेल्प करते हैं। AVR का क्या काम रहता है, कैसे हेल्प करते हैं? वोल्टेज प्रोफाइल को बूस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये DC एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली वोल्टेजेस को रेगुलेट करके, जो कि आपने शाफ्ट में दिया होता है, DC सप्लाई करते हैं ना N और S पोल्स बनाने के लिए, तो अगर DC सप्लाई के वोल्टेजेस को एडजस्ट कर लें हम लोग तो करंट एडजस्ट होगा, फ्लक्स वेरिएशंस यहाँ पे एडजस्ट होंगे और फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन किया जा सकता है, राइट। तो यही काम होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स का। टू मेंटेन द रोटर स्पीड कांस्टेंट, टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज, इंप्रूव द लोड हैंडलिंग कैपेसिटी, प्रोटेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेजेस को एडजस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशंस की, अगर सपोज करिए फ्रीक्वेंसी में कोई डाउनफॉल हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सेंस करके
फ्लक्स पर पोल इंक्रीज कर देगा, जिससे वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन रहे एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग। तो फेजर डायग्राम से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज दी वीटी टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे आई ए करंट है, और आई ए एक्सेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, एंड दिस इज ई एफ, इस तरीके से फेजर डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ से पावर फैक्टर वगैरह हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और ई एफ साइन डेल्टा, दिस इज द डेल्टा वैल्यू, तो ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू सॉरी अगर ये वाला पोर्शन जो है इस एक्सिस में रिजॉल्व करने पे ई एफ वाला कंपोनेंट वीटी से अगर ज़्यादा आ रहा है, वीटी से ज़्यादा आ रहा है तो ओवर एक्साइटेड होगा, अंडर एक्साइटेड होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग तय कर सकते हैं। ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू अगर वीटी से ज़्यादा है तो ओवर एक्साइटेड होगी मशीन, अदरवाइज अंडर एक्साइटेड होगी। डिटेल कोर्स में आपने पढ़ा होगा। तो फेजर डायग्राम से पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर, लैगिंग, लीडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, राइट। अदरवाइज एफिशिएंसी और लोड टॉर्क ये सब कहीं ना कहीं पे तो डिपेंड करेंगे, लेकिन डायरेक्टली क्या पता चलेगा हम लोगों को, पावर फैक्टर, यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग दी पावर फैक्टर। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। पावर फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फेजर्स के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में बात करें तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर सिंक्रोनस मोटर ही क्यों यूज की जाती है, जनरेटर क्यों नहीं यूज करते हैं? मोटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, जनरेटर क्यों नहीं यूज करते हैं? मोटर में क्या होता है कि आपको किसी सेपरेट मशीन की आवश्यकता नहीं है, सेपरेट प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज अगर जनरेटर आप यूज करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, उसमें क्या होता, आपको अलग से जनरेटर को ऑपरेट कराने के लिए प्राइम मूवर लगाना पड़ता, उसमें स्टीम फ्लो करवाना पड़ता या वाटर फ्लो करवाना पड़ता। तो एक मशीन को मेंटेन करने के लिए आपको अलग से बहुत सारे सेटअप की जरूरत होती, तो कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज़ें। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर सिंपल सा लॉजिक है कि सेपरेट प्राइम मूवर का कोई भी सेपरेट दूसरी मशीन का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंक्रोनस मोटर को नो लोड, कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं दें शाफ्ट में, ऑन शाफ्ट नो लोड कंडीशन में ऑपरेट कराएं, और रिएक्टिव पावर वगैरह आप बैलेंस करके मशीन को ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड आप बना सकते हैं, जिससे रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट जो है सिस्टम का फुलफिल किया जा सके। तो सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट लोड एंड ओवर एक्साइटेड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडर एक्साइटेड में रिएक्टिव पावर वो एब्जॉर्ब करना चालू कर देगी, तो हम लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारा सिस्टम लैगिंग होता है, तो लैगिंग वॉट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, उसको फुलफिल कराने के लिए मशीन्स का ओवर एक्साइटेड होना जरूरी है सिंक्रोनस कंडेंसर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सिंक्रोनस मशीन्स? क्या ट्रू नहीं है? इट कैन ऑपरेट एज अ मोटर और जनरेटर, ये ट्रू है। दिस कैन ऑपरेट एट लैगिंग लीडिंग, किसी भी पावर फैक्टर पे वर्क कर सकती है। दे आर वाइडली यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, ये भी सही है। ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से, नॉट के हिसाब से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्पीड चेंजेस विथ वेरिंग लोड, ये गलत स्टेटमेंट है। स्पीड जो होती है सिंक्रोनस मशीन की नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होती है। तो एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम तोड़ मरोड़ के डिफरेंट एंगल से पेश किया हुआ है, राइट। स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मशीन कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट स्लिप स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, सब सिंक्रोनस स्पीड, अबव सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस मोटर जब भी ऑपरेट करेगा वो सब सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा, एनएस पे रन करेगा, और जहाँ पे रोटर की जो स्पीड होती है वो एनआर की वैल्यू एनएस के बराबर होती है। इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन स्लिप वगैरह का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि इंडक्शन मशीन में स्लिप देखने के लिए मिलता है। तो सिंक्रोनस स्पीड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, इसीलिए इसको सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं, जबकि इंडक्शन मशीन को असिंक्रोनस मशीन बोलते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग और भी क्वेश्चन सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड
सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से प्रिपेयर करिए और कॉन्फिडेंस में रहिए, और प्रिपरेशन पे ही आपका कॉन्फिडेंस निर्भर करेगा, सिलेक्शन निर्भर करेगा। अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।